बैतूल में टमाटर के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। मुफ्त में किसान टमाटर बांट रहे हैं। सैकड़ों क्विंटल टमाटर मुफ्त में बांट रहे हैं किसान। मुफ्त में टमाटर बांटने का वीडियो भी वायरल है। टमाटर के कम दाम से किसान परेशान हैं क्योंकि टमाटर में जितनी लागत लगी है उतनी निकल नहीं पा रही है और इस वजह से अब टमाटर फ्री में बांट रहे हैं किसान। और ये सिर्फ बैतूल की तस्वीर नहीं है, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर किसान अपने टमाटर को नष्ट कर रहे हैं तो कहीं पर किसान इस तरह से, ये देखिए कि थैलियों में भर भर कर लोगों को फ्री में ही बांट रहे हैं। और जो लोग फ्री में पा रहे हैं वो तो काफी खुश हैं, लेकिन किसान परेशान हैं क्योंकि किसानों की लागत तक नहीं मिल रही है, क्योंकि 10 रुपए किलो महज टमाटर बिक रहा है और इस वजह से किसान काफी परेशान हैं। और कहीं पर इस तरह से फ्री में किसान बांट रहे हैं। ये पूरी तरह से फ्री में बांटा जा रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लोग अपने आप ही टमाटर छांट रहे हैं और ले जा रहे हैं, ये पूरी तरह से फ्री है। कोई पैसा किसान इसका नहीं ले रहा। अभी तो बिल्कुल पूरा नुकसान में चल रहे सर हम, और बस अब जनसेवा में लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब नहीं बिक रहे तो फेंक तो सकते नहीं है, तो हम सोचे कि अब जनता में बांट दो। तो मैं अभी कम से कम 400-500 कैरेट तो फ्री सेवा कर रहा हूँ, लोग ले आता हूँ। भले अपने खर्चे जरूर लग रहे हैं पर बांट देता हूँ ले जाके। अब क्या करें, इधर मंडी वाले मना करते हैं, भैया बोले अब लाओ मत, हमारे को यहाँ से फेंकना पड़ता। तो हमने कहा चलो हम जनसेवा ही कर ले। अभी तो मंडी की स्थिति ये है कि मंडी ले जाना भी हमको महंगा पड़ रहा है। तुड़ाई से लेके सारी चीजें महंगी है और मंडी में 20 रुपए कैरेट, लगभग 1 रुपए केजी तक माल बिक रहा है, जिसमें व्यापारी भी, खरीदार जो है वो खरीदने के लिए भी मना कर रहा है। बैतूल जिले में टमाटर बेभाव हो गए हैं। एक समय में जो 200 रुपए किलो तक के बिकने वाला टमाटर आज की स्थिति में 1 रुपए किलो नहीं बिक पा रहा है। हजारों रुपए लगा करके टमाटर की खेती करने वाले टमाटर उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब टमाटर को फेंकने की बजाय किसान और पैसा लगाकर समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों को खेतों से तोड़ करके घरों तक के टमाटर भिजवा रहे हैं। वहीं जो है कुछ किसान टमाटर खाद का भी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, टमाटर से खाद बना रहे हैं। तो ये स्थिति टमाटर को लेकर के बैतूल जिले में हो गई है। इससे भारी नुकसान टमाटर उत्पादक किसानों को हुआ है। रुपेश मंसूरे, जी मीडिया, बैतूल। हमारे सहयोगी रुपेश मंसूरे जुड़ गए। रुपेश, ग्राउंड रिपोर्ट आपने किया है, अब किसानों के बीच में गए, लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? आखिर 1 रुपए किलो भी टमाटर क्यों नहीं बिक रहा है? जी मनु, इसके पीछे जो एक बड़ा कारण जो है कि बड़ी मात्रा में जो है टमाटर का उत्पादन हुआ है और उस वजह से जो है मंडियों में टमाटर के रेट नहीं मिल रहे हैं। किसान मंडी लेकर के आया है और 20 रुपए के रेट, मतलब 1 रुपए किलो जो है मंडी में टमाटर बिक रहा है और वो भी लेने के लिए खरीदार मौजूद नहीं है। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मंडी में रखे रखे टमाटर सड़ रहा है, तो इसलिए व्यापारी भी जो है किसानों को मंडी में टमाटर लाने से मना कर रहे हैं। वहीं जो है किसानों को जो खेत में पककर तैयार टमाटर है उसे खेत से हटाना जरूरी है। नहीं हटाएंगे तो वो आगे चल के खरपतवार पैदा करेगा। तो इसलिए जो किसान भी जो है समाज सेवा में लग गए हैं और थोड़ा पैसा और खर्च कर रहे हैं और मजदूर लगा करके टमाटर तोड़वा करके लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया, लगभग एक किसान तो यहाँ पर 500 से 600 कैरेट टमाटर जो है तुड़वा करके और लोगों में फ्री बांट चुका है। और ऐसे कई किसान कर रहे हैं जो लेकिन रुपेश, किसान ने इस उम्मीद से लगाए थे टमाटर कि थोड़ी आमदनी हो जाएगी, वो आमदनी तो नहीं हुई, ऊपर से पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो प्रशासन का क्या रुख है? क्योंकि इस मामले में जो किसानों की प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि जो सब्जियां हैं, जिसमें सभी सब्जियां आती, जैसे पत्ता गोभी के हाल हमने देखे तो वो भी इसी तरह से इसी कंडीशन में थी, लोग जानवरों को खिला रहे थे। टमाटर की भी वही हाल है। तो किसानों की लगातार प्रशासन से ये मांग है कि जो है समर्थन मूल्य सब्जियों का भी डिसाइड होना चाहिए, तो जिससे जो है किसानों को इस तरह का भारी नुकसान नहीं उठाना पड़े। कम से कम एक समर्थन मूल्य रहेगा तो उस हिसाब से किसानों को थोड़ा तो पैसा मिल पाएगा। लेकिन इस मामले में अभी कोई भी पहल जो है ना सरकार ना प्रशासन की ओर से कहीं से भी देखने को नहीं मिली है। रुपेश मंसूरे, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एम्बुलेंस का बीच रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो गया और दूसरी एम्बुलेंस मंगाई गई, वो बीच रास्ते में खराब हो गई। मरीज के परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। तीसरी एम्बुलेंस से मरीज को रायपुर पहुंचाया गया। प्रदेश भर में रेड एम्बुलेंस सेवा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो बिलासपुर में एक एम्बुलेंस से मरीज को ले जाया जा रहा था अस्पताल। उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया, वो एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई। उसके बाद तीसरी एम्बुलेंस को बुलाया गया और तब जाकर मरीज को रायपुर अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी बीच मरीज के परिजनों की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। उसी की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और ये देखिए, ये मरीज के परिजन हैं जो काफी नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं उनके मरीज की ज्यादा तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो पहली आई तो उसका डीजल खत्म हो गया, दूसरी आई तो वो खराब हो गई, और तीसरी जब आई तब जाकर मरीज को अस्पताल ले जाया जा सका। तो स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और साथ ही साथ अब रेड एम्बुलेंस सेवा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या जो ये रेड एम्बुलेंस सेवा है, इसकी जितनी भी एम्बुलेंस चलती हैं उनको मॉनिटर नहीं किया जाता, उनको मेंटेन नहीं किया जाता, या डीजल के लिए पेट्रोल के लिए कोई साथ में विकल्प नहीं रखा जाता? देखिए, जो पूरा मामला है एक निजी अस्पताल का है और जो रेड एम्बुलेंस सर्विस जो है ये भी एक निजी सर्विस है। मैं आपको बता दूं कि रेड एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर लापरवाही का सामना जो है की खबरें सामने आती रही। इससे पहले भी रायपुर में रेड एम्बुलेंस के ले जाने के दौरान खराब होने में एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी। ताजा मामला जो है बिलासपुर में सामने आया है। यहाँ पर एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज जो है सीमा सोनी, इनको निजी अस्पताल ने रिफर किया रायपुर के लिए। इसके बाद जो रेड एम्बुलेंस बुलाया गया और रेड एम्बुलेंस के द्वारा इसे रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही मरीज उसमें लेकर रखते हैं मरीज को और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद आनन फानन में उसे दूसरी एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उस मरीज को रायपुर के लिए फिर से रवाना किया जाता है। मरीज कुछ दूर बिलासपुर और रायपुर की कुछ दूर जाने के बाद वो एम्बुलेंस वहां पर फिर खराब हो जाती है। परिवारजन हंगामा करते हैं और जिसके बाद वहां पर फिर तीसरी एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उसे शिफ्ट करके वहां से रायपुर के लिए रवाना किया जाता है। एक साफ तौर पर बड़ी लापरवाही है अस्पताल और निजी एम्बुलेंस सर्विस की, क्योंकि इस प्रकार की जो घटना है मरीज की जान पर बनाई है और जिसके कारण उसकी मौत होने की संभावना थी। बहरहाल गनीमत यह रही कि मरीज सकुशल रायपुर पहुंच गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, रेड एम्बुलेंस कंपनी इस प्रकार से चल रही है और लगातार लापरवाही सामने आ रही है, तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? फिलहाल अच्छा, कौन संचालित करता है ये और कितनी इसमें एम्बुलेंस होंगी? क्योंकि सवाल ये है ना कि अगर मरीज को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता फिर? देखिए, अपोलो अस्पताल से संबंधित पूरा मामला जो है, यहाँ पर जो है रेड एम्बुलेंस सर्विस अपोलो अस्पताल से इसका कोलैबोरेशन है, साथ में इसके जो इसमें जो जितनी साठगांठ रहती है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तीव्रता कितनी रही है ये सामने नहीं आया है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में घबराहट देखी गई, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो केंद्र बताया जा रहा है वो म्यांमार केंद्र बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि म्यांमार में केंद्र है तो संभवतः ज्यादा तीव्रता दिल्ली एनसीआर में नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, वो जरूर थोड़ी देर के लिए डर गए हैं और अपने घरों से बाहर निकल आए हैं सुरक्षित रहने के लिए। तो ये बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त की आपको बता रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो प्राथमिक तौर पर जानकारी है वो यही आ रही है कि जो केंद्र है वो म्यांमार में रहा है, तो अभी जो तीव्रता है उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि दूर है म्यांमार, तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ज्यादा तीव्रता नहीं रही होगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप का केंद्र म्यांमार रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में भी 7.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो केंद्र म्यांमार में है और म्यांमार में 7.2 ये तीव्रता मापी गई है। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं है किसी तरह के नुकसान की, लेकिन ये फाइल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। अब से
पहले जब भूकंप आया उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो सेंटर रहा है वो म्यांमार रहा है, वहां पर तीव्रता 7.2 रही है, लेकिन वो दिल्ली तक आते आते वो तीव्रता कम हो गई होगी। लेकिन म्यांमार में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन अगर 7.2 उसकी तीव्रता है तो ये भी खतरनाक मानी जाती है। इतनी तीव्रता भी काफी खतरनाक मानी जाती है। 7.2 तीव्रता रही है और भूकंप का केंद्र म्यांमार रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दे रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोग फिलहाल डरे हुए हैं। और जिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं सुरक्षित रहने के लिए। और जैसे ही और कोई जानकारी हमें मिलेगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 7.2 तीव्रता का जो भूकंप होता है वो विनाशकारी भी हो सकता है। इसमें जान माल का भी नुकसान होता है, क्योंकि पिछले साल तुर्की और सीरिया में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था जिसपे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अगर तुर्की की बात करें तो 45,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे और सीरिया में जब आया था तो 5,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो जो 7.2 तीव्रता का भूकंप होता है उसको विनाशकारी श्रेणी में रखा जाता है। फिलहाल म्यांमार में केंद्र है, ये जानकारी आ रही है, लेकिन अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस खबर से जुड़ा कोई अपडेट हमें मिलेगा तो तुरंत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों के साथ साझा करेगा। भिंड से खबर है जहां सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। महाविद्यालय में परीक्षा में नकल का बोलबाला है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का एक्शन, कुल सचिव ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। ऋषि ईश्वर महाविद्यालय परीक्षा केंद्र को निरस्त किया गया है। सामूहिक नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यही है वो वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है, क्योंकि यहां पर सामूहिक नकल कराई जा रही थी। भिंड का ये मामला है जहां पर बड़े ही आराम से बैठकर सभी लोग आपस में मिल बांटकर एग्जाम दे रहे थे। तो सामूहिक नकल का ये वीडियो इस वक्त वायरल है। अभी बैठने हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, परीक्षा को तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए नकल विहीन परीक्षा कराने के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी की है। वहाँ जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको तैनात किया जाए, लगातार मॉनिटरिंग की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से लगातार भिंड जिले में खुलेआम महाविद्यालय परीक्षाओं में नकल चल रही थी। आपको बता दूं भिंड जिला एक बार फिर जो बदनामी का दाग है, जो नकल का दाग है वो फिर लगा है। हालांकि बीते कई सालों पहले भिंड जिला, चंबल अंचल का भिंड जिला था, वो नकल के लिए बदनाम रहा है। यहाँ भिंड जिले में बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी बाहर से हजारों की तादाद में छात्र आते थे, नकल करते थे। भिंड जिला बदनाम था। लेकिन भिंड जिले में 3 लोग ऐसे आए 2018 में, एसपी नवरीत वसीम और कलेक्टर इलैया राजाटी और प्रवीण सिंह जो जिला पंचायत सेक्रेटरी की तिकड़ी 2018 से लेकर 20 तक नकल का भिंड से नामो निशान साफ कर दिया था। भिंड जिले में नकल जो बोर्ड परीक्षाओं बंद हो चुकी थी, आज भी बंद है। लेकिन महाविद्यालय परीक्षाओं में जो नकल का दाग है वो एक बार फिर निकल के सामने आ रहा है और जो भिंड जिले का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है। आपको बता दूं जो थूप में ऋषिश्वर महाविद्यालय है उसमें सामूहिक नकल का मामला आया, जहां पर अटेर के कैला देवी महाविद्यालय का सेंटर था। उसमें करीब 300 छात्र बीएससी और बीकॉम की परीक्षा दे रहे थे, जहां पर नकल सामने आई। शिक्षक थे एक महेश दुबे, जिनको परीक्षा केंद्र में ड्यूटी लगाई गई थी, हायर सेकेंडरी स्कूल के जो शिक्षक थे उनकी। उन्होंने जो कुछ युवक आए वहां गाइडेंस दे बांटने लगे छात्रों को, उस पर उन्होंने ऐतराज जताया और उन्होंने मना किया यहाँ पे नकल नहीं की। चूंकि मैं शासकीय कर्मचारी, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, नकल नहीं होने दूँ किसी हालत में। तो इसको लेकर के वहां पे कुछ बात हुई तो उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और जो एमजीएस कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको भी भेजे और सब प्राचार्य ने वो सब कुलपति को ग्वालियर भेज दिया, जीवाजी यूनिवर्सिटी को। तो वहां से महाविद्यालय की जो परीक्षा है उसको सेंटर निरस्त कर दिया गया। जी ठीक है प्रदीप शर्मा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल समेत देश भर में मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ
विरोध दर्ज करा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि आज जुमे की नमाज में आंखों पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन करें। मुस्लिम समाज को यह डर है कि अगर यह बिल पास हुआ तो मस्जिद, दरगाह, मदरसे और कब्रिस्तान जैसी वक्फ संपत्तियां उनके हाथ से निकल सकती हैं। आज रमजान का आखिरी जुमा होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। तो मुस्लिमों की तरफ से यहां पर वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। AIMPLB की तरफ से अपील की गई थी कि सभी मुस्लिम भाई काली पट्टी बांधकर आज जुमे की नमाज पढ़ें, जो एक तरह से मौन विरोध प्रदर्शन होगा वक्फ बिल के खिलाफ। मुस्लिमों का काली पट्टी वाला विरोध सियासत शुरू हो गई है। AIMPLB की अपील पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि पता नहीं काली पट्टी बांधकर दुआएं कबूल होंगी कि नहीं। मुसलमान के नाम पर नेतागिरी करके पेट भरते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का भी बयान आया है। वो ये कह रही हैं कि सबको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्त की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाएं, दुकान बनाए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं। तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर हैं या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। गोली हाजमा की दी जाएगी पर गरीबों का कल्याण। अब मेरी अभी इस संदर्भ में ऊपर किसी से बात हुई नहीं है कि कैसे ये कबूल होगी कि नहीं होगी। मैं तो ये जानता हूँ कि अच्छे काम में अच्छा मन लेकर जाओ तो सब कबूल होगा। देश जो है संविधान का देश है, यहाँ लोकतंत्र है और सभी को अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। और उसी को लेकर यदि किसी धर्म समाज के लोग आंदोलन करते हैं या विरोध करते हैं किसी बिल का, तो सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और देश में लोकतंत्र है, सबको आवाज़ उठाने का अधिकार है। भाजपा जरूर लोकतंत्र को नहीं मानती है। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल, AIMPLB की अपील का कितना असर ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश भर के मुसलमानों से ये अपील की है कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें। और विरोध जो है आज रमज़ान का आज आखिरी जुमे का जो नमाज है उस पर जो है काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में जाए और वहाँ पर नमाज जो पढ़े तो काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध रहे। तो देखेंगे कि आज देश भर के जो मुसलमान हैं वो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो मुसलमान नमाज पढ़ने पहुंचेंगे तो वो काली पट्टी बांधकर पहुंचेंगे। आखिर हालांकि ये देखना होगा कि किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अपील है उसको देश भर के मुसलमान मानते, राजधानी भोपाल के मुसलमान मानते। देखना होगा कि जब नमाज का समय होगा तब कितने लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचेंगे। ये 1 से 2 बजे के बीच देखने में आएगा कि कितनी बात जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों ने मानी है। ये तो समय रहेगा 1 से 2 बजे का, लेकिन जिस तरह से सभी मुस्लिम भाई निकलेंगे। ठीक है अनिल, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधा चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर एक कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। मैं स्वयं मैं किसान हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे मालूम है कि वो पर्याप्त नहीं है। जो हम क्षतिपूर्ति दे पाते हैं वो पर्याप्त नहीं है। इस पर भी कोई चिंता होना चाहिए, क्योंकि ये सब ज्यादा जनजाति समाज में ही इसका क्षति होते, हाथ गुजर ही रहते हैं। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उनकी क्षति का हम लोग कम से कम जो क्षति हो उतनी भरपाई कर पाएंगे, तो आर्थिक रूप से हमारा वो गरीब और गरीब नहीं होगा। तो इस सब की चिंता करने की हम लोगों को आवश्यकता है। और एक कुछ लोग आग्रह कर रहे थे, जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, जो भी बनाते हैं, इसको आप लोग इसमें संजीवनी के माध्यम से बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जसपुर में मोहवासी 10 फ्लोर बन रहा है, महिला हेल्थ ग्रुप के हैं। तो उनका आग्रह था कि उनका प्रोडक्ट आप लोग भी थोड़ा रखें अपने संजीवनी में, और आप भी अपना प्रोडक्ट उनको देंगे तो इस तरह से आदान प्रदान होगा।
तो हम समझते हैं कि इसका मार्केट और बढ़ेगा। और एक ये जो बंधन योजना है, बंधन योजना का भी ज्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आज हमारा जो जनजातीय समाज है ज्यादातर तो वनोपज इस सब पर आधारित है, बकरी पालन, पशुपालन इस सब पर आधारित है, लेकिन जो वनोपज है इसका वैल्यू एडिशन के लिए छोटे छोटे उनको उद्यमी बना सकते हैं और बंधन योजना से उनको लाभ दिला सकते हैं। इसमें कि हमको जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, हमारा जनजातीय समाज का जो युवा है उद्यमी तो बनना चाहता है, लेकिन बहुत परिश्रम वो करना नहीं चाहता है कि जल्दी उसको सब कुछ बैंक लोन फाइनेंस हो जाए, ऐसा चाहता है। वो बार बार बैंक वगैरह के चक्कर काटने में कतराता है और 2-4 बार के बाद वो छोड़ दे, जा बेटा कौन करेगा ये सब भी है। तो इस पर भी जो हमारे जनजातीय समाज के जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए भी कोई कुछ बनना चाहिए ताकि उनका सहयोग, उनको ज्यादा परेशानी मत हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।